हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, जो कि हमारे अगस्त तंत्र का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक। तो इस इन्वायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम यहाँ पर 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो हमने इनकी 3 वीडियो अलग से बनाई है, हर एक टॉपिक की अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, ताकि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ सको। सबसे पहले हमने विशुद्ध वायु, जल और भूमि के लक्षण के बारे में देखा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसी से है। ये हमने आयुर्वेद एस्पेक्ट और मॉडर्न एस्पेक्ट दोनों देखा। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में देखा। देन इकोटॉक्सिकोलॉजी और बायोमैग्निफिकेशन के बारे में भी हमने यहाँ पर बात की। देन अब हम आज बात करने वाले हैं टॉक्सिको विजिलेंस के बारे में। ठीक है, अब देखो जो हमारी जो वीडियो नंबर 3 थी, इकोटॉक्सिकोलॉजी और बायोमैग्निफिकेशन, तो उसमें बायोमैग्निफिकेशन का एक पॉइंट छूट गया था, तो पहले उसे कवर कर लेते हैं। देखो, इसमें जो पॉइंट छूटा था वो होता है कि इफेक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, कि बायोमैग्निफिकेशन के क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक था वो पिछली वाली वीडियो में रह गया था, तो इस वाली वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। देखो, तो जो बायोमैग्निफिकेशन क्या आता है, देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई भी जो हैवी मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे हर एक ट्रॉपिकल लेवल में एक्यूमुलेट होते हैं और फिर अपने यहाँ पर कोई डिजीज या कोई इफेक्ट देखने को उनको मिलता है। कॉज क्या आते हैं, कॉज हम बात कर चुके थे AIPMT करके, कि ए से क्या आता था, एग्रीकल्चर आता था, आई से क्या आता था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आती थी, और पी से क्या आता था, फिलास्टिक पॉल्यूशन आता था, और एम से क्या आता था यहाँ पर तो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती थी जो सोने फोने को खोदने के लिए की जाती है, जिससे भी सेलेनियम वगैरह सल्फाइड वगैरह रिलीज किए जाते हैं। और टी से होता था टॉक्सिक गैसेस। ठीक है, तो इस तरह से AIPMT, और ओ से ऑर्थाइक ऑर्गेनिक कॉन्टिमेंट, तो आपको कॉज भी याद रख सकते हो उस नमूने के साथ। देन हम बात करने वाले थे इफेक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। तो हमने देख लिया कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, और अब इसके मेजर इफेक्ट किसको देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंट पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म से। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप सब समझ रहे हो किस तरह से मिलेगा, इन्वायरमेंट पे कैसे। देखो, जो भी हैवी मेटल्स है वो कहाँ पर है, कहीं ना कहीं वो सोइल्स के अंदर है, सोइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, पेड़ पौधे के अंदर, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो बेकार ही कर रहे हैं, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है। ठीक है, तो पहला जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पर मिलता है, ह्यूमन हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ। अब प्रोन पोजिशन टू कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर, हार्ट डिजीज। देखो, यानी कि इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा ह्यूमन हेल्थ पर, कि बहुत सारी बीमारी मिल सकती है, अलग अलग प्रकार का कैंसर हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार का कैंसर करने का मतलब लुकेमिया हो गया। ठीक है, मतलब जो ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, एक मसल्स मतलब ब्लड कैंसर भी होता है, या फिर एक बेनाइन ट्यूमर भी होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, अलग अलग प्रकार के। बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम की सीधी सी बात है, किडनी क्या करे, हर चीज़ को फिल्टर करती है, और जब वो हैवी मेटल आएगी उसको फिल्टर वो कर नहीं पाएगी, तो किडनी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर हो सकता है, और हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। देन इसके बाद आता है इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्वाटिक एनिमल। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि अब देखो, जो मैंने बताया था ना कि इन्वायरमेंट पर भी कैसे, देखो इन्वायरमेंट में भी कैसे आप बता सकते हो कि जो कंजप्शन हैवी मेटल इन सी वर्ड। देखो, यानी जो सी वर्ड्स होती है, तो वो सी वर्ड क्या कर देती है, उन हैवी मेटल को कंजप्शन कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो उनका एग प्रोडक्शन होता है, मतलब जो इफेक्ट देखने को मिलता है एग की प्रोडक्शन में, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे, थिन सेल हो जाएंगे, इजिली क्रसेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको सी वर्ड अगर एक कंजप्शन कर लेती है, तो उनके कारण यहाँ पर जो उनके एग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलेंगे, थिन मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो प्री मैच्योर ही यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी भी एग को कम से कम 3 महीने चाहिए होते, ठीक है, 3 महीने चाहिए होते, तब जाके वो ब्रेक होगा और चूजे में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हैवी मेटल के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर जो सेल होता है, कैल्शियम का सेल होता है अंडे का, वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और वो समय से पहले क्रैश हो जाता है। अगर देखो समय से पहले क्रैश हो जाएगा तो वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, यानी चूजा जीवित नहीं रह पाएगा इस तरह से। ठीक है, चूजा वैसे मुर्गी का होता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ जो इसी वर्ड का यहाँ पर है। देन उसके बाद कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन। देखो, अब एक कोरल रीफ क्या होती है, कि देखो समुद्र के नीचे ऐसे बिल्कुल, अगर आपने अवतार 3 वगैरह देखी होगी तो वहाँ पर ऐसे दिखाया जाता है, ये इस तरह से कुछ एक घास वगैरह सी होती है, ऐसे चमकीली सी होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि जितनी फिश वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, इन कोरल रीफ को खाती है और अपने सर्वाइव करती है। लेकिन अगर मान लो वहाँ पर साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड भी क्या है, एक मेटल ही है। ठीक है, साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो क्या करेगी, जो भी कोरल लीफ है उसको डिस्ट्रैक्शन कर देगा। कोरल लीफ डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मतलब वहाँ का वो जो इकोसिस्टम वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी क्या हो जाएंगे, जो उस कोरल लीफ की वजह से जी रहे थे वो भी कहीं ना कहीं हार्म होंगे, नुकसान होगा उनको भी। देन उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन इन फूड चेन। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इन फूड चेन का सीधा सही मतलब यही है कि वो फूड चेन की तरह से जो हमारा बायोमैग्निफिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ।
ठीक है। तो ये हमारा रहता है इफेक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, जो हमारा तीसरी वीडियो का टॉपिक था वो हमने यहाँ पर ही कवर कर दिया है। देखो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है टॉक्सिको विजिलेंस। टॉक्सिको विजिलेंस, देखो अब जो भी टॉक्सिक की जो भी कहानियाँ है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, एब्सोल्यूट करना है, रिस्क करना है, मतलब जितनी भी पैटर्न होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, वो सबको हमें एनालिसिस करना है कि इस टॉक्सिक की वजह से कितना पॉइजन हो सकता है, कि जो कचरा डाला जा रहा है यहाँ पर तो उसकी वजह से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि एक टीम होती है कि हर चीज़ को एक बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डाटा को एनालिसिस करने के लिए, वो एक तरीके से टॉक्सिको विजिलेंस एक टीम की तरह ही है जो हर एक टॉक्सिक को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। जैसे कि टॉक्सिको विजिलेंस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड एब्सोल्यूटिंग द रिस्क ऑफ पॉइजन दैट एग्जिट विद इन ए कम्युनिटी। मतलब किसी भी कम्युनिटी में जो पॉइजन होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना, एब्सोल्यूट करना कि उससे कितना रिस्क हो सकता है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्लास्टिक फेंकी जा रही है इधर इधर इधर, तो एक तरीके से टॉक्सिक टीम है जो आइडेंटिफाई कर रही है कि इस प्लास्टिक की वजह से हमें यहाँ पर कितना रिस्क हो सकता है, कि प्लास्टिक कितना प्रोन है कैंसर के लिए, कि प्लास्टिक कितना प्रोन है हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए। तो वो सारा आइडेंटिफाई करने वाला कौन होता है, टॉक्सिक विजिलेंस वाली टीम होती है। डेट एग्रीमेंट कम्युनिटी एंड प्रपोजिंग मेजर टू रिड्यूस द एलिमिनेट वेनेजिटी। और ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रपोज करते हैं मेजर टू रिड्यूस, मतलब एक तरीके से एक सलाह देते हैं या फिर एक क्राइटेरिया देते हैं कि किस तरह से आप उसे मैनेज कर सकते हो, किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो जैसे प्लास्टिक का भी तो क्या था, एक टॉक्सिक टीम नहीं तो बताया था कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना है और प्लास्टिक के बैग में मतलब ज़्यादा देर खाना वगैरह नहीं रखना है, या प्लास्टिक के बैग में गर्म सब्जी वगैरह नहीं रखना है, या प्लास्टिक के बर्तन में खाना वगैरह नहीं बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कौन बता रहा है, ये टॉक्सिक टीम है जो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मेजर बताती है कि किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो या उसको मैनेज कर सकते हो। देखो ठीक है, उसके बाद आता है की कंपोनेंट ऑफ टॉक्सिको विजिलेंस इंक्लूड। तो की कंपोनेंट में क्या होता है, पहला आता है सर्वाइलेंस एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, अब देखो सर्वाइलेंस मॉनिटरिंग नाम से ही क्लियर है कि इनका सर्वाइवल और मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। ठीक है, अब देखो जो भी इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूटेंट है किसी भी प्रकार का, चाहे एयर का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे लैंड का हो, चाहे नॉइज़ का हो, चाहे कोई सा भी हो, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी क्या होती है, एक टीम होती है सर्वाइलेंस मॉनिटरिंग जो करती है इस चीज़ को। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल हैजार्डियस सब्सटेंस थ्रू वेरियस मेथड सच एज एयर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, बायो मॉनिटरिंग। ठीक है, मतलब चाहे कोई किसी इंडस्ट्री से भी जो भी पोल्यूशन निकल रहा हो, जो भी कचरा निकल रहा हो, वो कहाँ पर फेंका जा रहा है, कहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है, जो जहाज़ वगैरह है तो वो अपना कचरा कितना ज़्यादा वो उस ओशियन में डाल रहे हैं। ठीक है, वो सारे मॉनिटरिंग करते हैं आपकी सर्वाइवल मॉनिटरिंग। ठीक है, और वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं कोई बहुत ज़्यादा कचरा डाला जा रहा है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो सकती है। फिर दूसरा होता है रिस्क असेसमेंट। जो ये टॉक्सिक टीम है वो की क्या करती है, जो टॉक्सिक टीम है पहले वो मॉनिटरिंग करती है, देन उसके बाद रिस्क असेसमेंट देखती है कि जो भी वो वेस्टेज फेंका जा रहा है उसको कितना रिस्क हो सकता है। एफिलेटिंग द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब उस टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ जो रिलीज किया जा रहा है उसके साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है। बेस्ड ऑन द फैक्टर्स एज टॉक्सिटी, किस पर डिपेंड करता है कि वो टॉक्सिटी कितनी है, मतलब जो भी आप केमिकल वगैरह फेंके जा रहे हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे किसी इंडस्ट्री का हो, चाहे कोई चिमनी वगैरह धुआं निकाल रही हो, तो वो कितना टॉक्सिक है, उसकी डोज क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, इसका वैल्यूबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं नदी है, अगर नदी में मैं एक प्लास्टिक की कैन फेंकूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं वहाँ पर हज़ारों कैन रोज फेंकने लगूँ तो दिक्कत है ना। तो उसको मेंटेन कर, उसको देखने के लिए उसका रिस्क असेसमेंट जांच करने के लिए कौन होते हैं, हमारी टॉक्सिक विजिलेंस टीम होती है। इसी तरह से डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग होती है। आइडेंटिफाई इमर्जिंग हैजार्ड, एसेस द इफेक्टिवनेस ऑन रेगुलेटरी मेजर्स एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये क्या करती है, मतलब ये आइडेंटिफाई करती है इमेजिंग हैजार्ड, मतलब कितना हैजार्ड हो सकता है और उसको एसेस करती है और कुछ यहाँ पर मेजर्स लेती है और कुछ डिसीजन लेती है। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना, मतलब देखो डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस बात करने के बाद क्या एक नतीजा निकलता है कि ये चीज़ अब हमें करनी है। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया है तो ये चीज़ हमें करनी है, कम है तो ये चीज़ हम अभी कर सकते हैं। ठीक है, अभी प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो इस तरह से जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो इसमें क्या होता है, रिलेटेड यूज हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि किस तरह से आपको उसको यूज़ को हैंडल करना है। ठीक है, जैसे मान लो प्लास्टिक के यूज़ को किस तरह से आप हैंडल करो, कम से कम यूज़ कर सको, एंड उसको किस तरह से डिस्पोज कर सको। देखो जैसे न्यूक्लियर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको आप कितना भी ज़मीन में अंदर नीचे गड़ा दो तो फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने रेडिएशन को वहाँ निकालते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आइसोटोप वगैरह होते हैं तो इस तरह से, या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं उसको किस तरह से आप डिस्पोज कर रहे हो। ठीक, देन उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो इसमें क्या अगर हम पब्लिक को अवेयरनेस करना है और एजुकेशन देना है कि हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड
हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद टॉक्सिक एक्सपोजर एज वेल एज प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस एक्सपोजर और प्रोटेक्ट हेल्थ, ठीक है। फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड पैरामीटर्स, फिर प्रिपेयर्डनेस हो गया, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस, तो इसमें क्या है कि केमिकल, जैसे कुछ केमिकल स्प्रे किया जा रहा है, इंडस्ट्री का एक्सीडेंट हो गया, तो नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो ये इमरजेंसी रिस्पांस होता है। मतलब कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए कि जैसे किसी कंपनी में आग लग गई या किसी कंपनी को कोई जल गई, मतलब आग लग जलने की बात है, या फिर कुछ भी कोई हैजार्डस हो, कोई केमिकल के थ्रू एक्सीडेंट हो गया, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और वो पॉल्यूशन कहाँ जाएगा, आपके इन्वायरमेंट में जाएगा, जो कि और बाकी लोगों को दिक्कत करेगा। जैसे मान लो कहीं न्यूक्लियर वेपन बनाया जा रहा था और वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कराया जा रहा है और वो गलत तरीके से कि और दूसरी कंट्री पे टेस्ट हो गया या फिर गलत जगह टेस्ट हो गया, तो उससे क्या करेगी, बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलेगी, ठीक है, जो कि बाकी लोगों को यहाँ पर क्या करेगी, म्यूटेट कर देगी, रेडिएशन कर देगी, हार्म करेगी। तो एक इमरजेंसी रिस्पांस भी होता है। जैसे मान लो कि नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है कि जंगल में आग लग गई, अब जंगल में आग लगी तो सोचो कितना पोल्यूशन हो सकता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो इस तरह से समझ रहे बात को। तो इसी के साथ आपका टॉक्सिको विजिलेंस भी कंप्लीट होता है और जो चैप्टर नंबर 6 था उसको हमने कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पर 4 वीडियो लगी है इसको कवर करने के लिए, पर मैंने आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझाया है ताकि आप कोई भी टॉपिक आए तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो इस चैप्टर में आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है, जो सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक बताया वही आपको ध्यान रखना है कि विषयुक्त वायु, विषयुक्त जल और विषयुक्त भूमि के लक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, वही 5 नंबर में आने का चांसेस है। उसमें आपको आयुर्वेद और मॉडर्न एस्पेक्ट दोनों लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।